हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू झा सर एकेडमी फॉर आईएएस। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के बारे में तो आप लोग गाइस जानते ही हैं। तो अनअकैडमी पर एक ऑफर चल रहा है जिसमें आपको सीधे सीधे 8,000 रुपए जो है वो बच जाएंगे आपके 18 महीने का, अगर आप कॉम्बो लेते हैं तो। और इसके अलावा आप अगर कोड यूज करते हैं झा सर, कैपिटल में JHASIR, झा सर, इस कोड को अगर आप यूज करते हैं अनअकैडमी पे, तो आपको जो है वो एडिशनल डिस्काउंट जो है वो मिलेगा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा इस कोड को यूज करने के बाद। तो ऑलरेडी जो अनअकैडमी डिस्काउंट प्रोवाइड करा रहा है, उसके अलावा झासर कोड को आप यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। राइट, तो याद रखना, झासर कोड कैपिटल लेटर में JHASIR। और अभी काफी सारे कोर्सेज जो है वो इनके स्टार्ट हो रहे हैं 12 जनवरी से, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, और ऑप्शनल ऑप्शनल के कोर्सेज भी जो है वो जनवरी मंथ में काफी सारे शुरू हो रहे हैं। PSIR का, इकोनॉमिक्स का, पबएड का, हिस्ट्री का, सोशियोलॉजी का, बहुत सारे ऑप्शनल हैं। राइट, और इसमें एक फायदा यह है कि एक बार बस आपको ऑप्शनल की फीस पे करना है और आप कोई भी ऑप्शनल को एक्सेस कर सकते हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने सोशियोलॉजी के लिए फीस पे करी तो आप हिस्ट्री का नहीं देख सकते हो, ऐसा नहीं है। एक ऑप्शनल की फीस पे करो और सभी ऑप्शनल देखो, तो ये इसका एक फायदा है। और झासर कोड तो आप बिल्कुल लिख लो। और इवन जैसे आप ले रहे हो या आपका कोई भी फ्रेंड ले रहा है, राइट, कोई भी कोर्स वगैरह, तो आप झासर कोड उनको दे दो। कोई भी कोर्स अनअकैडमी में कुछ भी चीज परचेज कर रहे हो, झासर कोड पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। राइट, और संडे टू संडे इनका एक क्विज भी जो है वो चलता है। राइट, और इस क्विज में जरूर पार्टिसिपेट किया करो। बहुत ज्यादा लोग इस क्विज में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, और जो क्विज में टॉप रैंकर्स होते हैं उनको स्कॉलरशिप भी जो है वो मिलती है। इंग्लिश हिंदी दोनों में क्विज होता है। राइट, तो ये कुछ चीजें हैं। और बाकी अनअकैडमी ईएमआई पर भी आपको कोर्सेज ऑफर करता है, और साथ ही साथ आपको लोन भी मिल सकता है आपकी प्रिपरेशन के लिए। वैसे तो ईएमआई के थ्रू कोर्सेज लो, सबसे बढ़िया रहता है वो। 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईएमआई के थ्रू कोर्सेज ले लो, अगर एक साथ पैसा पे नहीं करना तो। और बाकी एक साथ पैसा पे करना तो टेंशन फ्री वाली बात ही नहीं है, एक साथ पे करके कोर्स में एनरोल हो जाओ। राइट, तो चलो, ये एक चीज है, झासर कोड का यूज करोगे तो आपको अनअकैडमी पे भी बेनिफिट मिलेगा। गाइस, क्या आप बता सकते हो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सी कंट्रीज आती हैं? बताइए जरा, आप जरा मैप को गौर से देखिए। अफ्रीका में आपको एक ऐसी लोकेशन दिख रही होगी कि जो कि एक सींग के तौर पर हमें नजर आती है। ऐसा दिखता है मानो कि जैसे कि एक सींग है, एक हॉर्न है। राइट, तो इसी एरिया को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सी कंट्रीज मिलाकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाती है। तो सीड, आपको एक शॉर्टकट याद रखना है, एक ट्रिक याद रखना है। सीड मतलब कि सोमालिया, इथियोपिया, अर्ट्रिया और जिबूती। राइट, तो ये सीड आप थोड़ा ध्यान में रखिए, सीड से, क्योंकि ये सभी जो 4 कंट्रीज हैं, इनकी अगर आप इनिशियल्स देखें इन कंट्री के नाम को, तो सीड आप अगर आप ट्रिक याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। सोमालिया, इथियोपिया, एस से सोमालिया, ई से इथियोपिया, ई से अर्ट्रिया, और फिर डी से जिबूती। राइट, तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो ये इस प्रकार से ये 4 कंट्री मिलकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है वो बनाती हैं। राइट, तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका को हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि चाइना जो है गाइस, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बहुत ही जल्दी अपना दूत नियुक्त करने वाला है, एनवॉय अपॉइंट करने वाला है चाइना हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। राइट, तो इसको लेकर ये टॉपिक था जिसके बारे में एक बेसिक सा आपको आइडिया होना चाहिए। मेनली जो आपसे पूछा आएगा ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका की लोकेशन से रिलेटेड न्यूज आएगी। ठीक है गाइस, मैंने आपको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ाया था, नाटो के बारे में पढ़ाया था। राइट, आपको याद आ रहा होगा। तो सेम नाटो के प्रिंसिपल पर ही रशिया का कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को देखने को मिलता है। जिस प्रकार से नाटो काम करता है वैसे ही CSTO काम करता है, बट नाटो प्रैक्टिकली ज्यादा बेहतर तरीके से काम करता है एज कंपेयर टू CSTO। राइट, तो ये दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए, नाटो और CSTO। और अगर आपको नाटो से रिलेटेड लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर मांग लीजिएगा, मैं आपको उसकी लिंक जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा। राइट, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं CSTO के बारे में, सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन के बारे में। इस टॉपिक को हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं? तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कजाकिस्तान के इशू के बारे में बताना चाहता हूं। तो आप जानते हैं कि कजाकिस्तान एक तेल समृद्ध कंट्री हम लोग को देखने को मिलती है, ऑयल रिच कंट्री है ये कजाकिस्तान। और यहां पर अभी गृह युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। राइट, सिविल वॉर जैसे हालात हो गए कजाकिस्तान के अंदर। और इसी चीज को देखते हुए सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा कजाकिस्तान में बढ़ती अशांति को कम करने में मदद करने के लिए एक सैन्य दल भेजा गया है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने, CSTO ने कुछ मिलिट्री ट्रूप्स को कजाकिस्तान में तैनात किया है, भेजा है, क्योंकि कजाकिस्तान की हालत जो है वो थोड़ी सी खराब हो रहे हैं।
कजाकिस्तान की पुलिस के अनुसार यह बताया गया है कि सरकारी इमारतों पर हमला करने की कोशिश करने के दौरान दर्जनों लोग मारे गए हैं। तो बहुत बुरी स्थिति अभी कजाकिस्तान में हुई है। तो आपको इंटरनेशनली यानी कि जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन आपके सिलेबस में है, तो आपको पता होना चाहिए कि कजाकिस्तान में क्या मुद्दा हुआ है, क्यों सिविल वॉर जैसी स्थिति हुई है। कजाकिस्तान कहा जाता है कि बहुत ही स्टेबल कंट्री है। एक्स सोवियत रिपब्लिक की हम लोग को सेंट्रल एशिया की देखने को मिलती है, सोवियत यूनियन का मेंबर हुआ करती थी, यूएसएसआर की मेंबर हुआ करती थी, और बहुत स्टेबल थी, बहुत ही शांति यहां पर हम लोग को देखने को जनरली मिलती है। बट अभी अभी यहां पर जो अशांति हुई है, तो उसके पीछे का कारण क्या है? तो कजाकिस्तान एक एनर्जी रिच कंट्री हम लोग को देखने को मिलती है, ऑयल रिच कंट्री है, और यहां पर बताया जा रहा है कि डिकेड्स में यानी कि दशकों में सबसे बड़ा क्राइसिस अभी हुआ है। एक्चुअली हुआ यह है कि यहां पर तेल के प्राइसेस जो है उनमें जैसी वृद्धि हुई तो लोग जो है वो सड़कों पर उतर आए, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। सिर्फ ईंधन की बढ़ती कीमतों के विरोध में कई दिनों से प्रदर्शन जारी थे, और इसी प्रदर्शन ने एक व्यापक अशांति फैला दी। राइट, तो यही चीज है जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि कजाकिस्तान में जो इशू हुआ है वो एनर्जी क्राइसिस के कारण जो है वो हुआ है, और इसी इशू को रिजॉल्व करने के लिए कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलिट्री ट्रूप जो है वो भेजे गए हैं कजाकिस्तान के अंदर, पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, शांति और सुरक्षा को बरकरार रखने के लिए। राइट, हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में सीएसटीओ के बारे में। तो मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि जिस प्रकार से नाटो ऑपरेट करती है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेम वैसे ही सीएसटीओ ऑपरेट करती है। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, 6 कंट्रीज की है ये। राइट, और जो कि 2002 में लाई गई थी, और इसका ओरिजिन हुआ था ताशकेंट ट्रीटी के तहत। ताशकेंट ट्रीटी के तहत सीएसटीओ को बनाया गया, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी 1992 की जो थी, सामूहिक सुरक्षा संधि 1992 की जो थी, ताशकेंत ट्रीटी जो हम लोग को देखने को मिलती है, इसी के तहत जो है वो इसे सीएसटीओ को स्टैब्लिश किया गया। सीएसटीओ का जो हेडक्वार्टर हम लोग को देखने को मिलता है वो है रशिया की कैपिटल मॉस्को में। राइट, ऑब्जेक्टिव क्या सीएसटीओ का हमें देखने को मिलता है? तो इसका मेन फोकस है कि इंटरनेशनल लेवल पर और रीजनल लेवल पर शांति और सुरक्षा को बरकरार रखना, इवन स्टेबिलिटी बरकरार रहे, साइबर सिक्योरिटी पर भी ये फोकस करती है। जो जितने भी मुद्दे मतलब रीजनल बेसिस पर या इंटरनेशनल बेसिस पर हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, पीस और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको स्टैब्लिश करने के लिए, सुरक्षा को बरकरार रखने के लिए सीएसटीओ को लाया गया। सेम वैसे ही जो नाटो जिस प्रिंसिपल पर काम करती है। और सीएसटीओ के मेंबर कौन से हैं? तो अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और रशिया, तो ये इसके मेंबर हैं। राइट, और अफगानिस्तान और सर्बिया को इसका ऑब्जर्वर स्टेटस जो है वो प्राप्त है। और इसकी मेंबरशिप का मतलब क्या है? तो पहली बात तो यह है कि जो भी कंट्री सीएसटीओ की मेंबर बनती है तो वो किसी और दूसरे मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन नहीं कर सकती। राइट, जैसे कि नाटो, तो जो भी सीएसटीओ की मेंबर बनती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को वो ज्वाइन नहीं करेगी। राइट, और साथ ही साथ इसकी जो मेंबरशिप जो होती है इसमें मेनली फोकस किया जाता है कि मतलब एक्चुअली में पता है क्या है कि नाटो जब बनी थी ना, तो उसको काउंटर करने के लिए सीएसटीओ को बनाया गया। बस ये चीज आप ध्यान में रखो। रशिया ने भी सोचा, क्योंकि आप जानते हैं कि यूएसए और रशिया के बीच में कट्टर दुश्मनता हम लोग को देखने को मिलती है, और नाटो जो है वो यूएसए का इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिलता है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कलेक्टिव इनिशिएटिव, बट यूएसए का मेन रोल है उसमें, है ना। तो इनकी कट्टर दुश्मन हम लोग को देखने को मिलते हैं ये। राइट, जब यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जब युद्ध हुआ था, तो यूएसएसआर तो जब डिसमेंटल हो गई, हम लोग को देखने को मिला कि खत्म हो गई। राइट, बट उसकी जगह पर रशिया हम लोग को देखने को मिलती है। राइट, आप जानते हैं उसके बारे में। तो वो जो है वो काउंटर करती है हमेशा यूएसए की हर एक पॉलिसीज को, और उसके जो भी यूएसए की तरफ से कोई ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो काउंटर पर ये रशिया जो है वो बनाती है। तो ऐसे ही आप ये समझो कि नाटो का बिल्कुल काउंटर जो है वो सीएसटीओ है। सेम नाटो के प्रिंसिपल पर काम करते हैं, बट प्रैक्टिकली जिस प्रकार से नाटो ऑपरेट करती है वैसे जो है वो ये ऑपरेट नहीं करती। सेम वैसे ही जैसे कि आपको पता है कि नाटो की जो मेंबर कंट्रीज है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इनको अगर कोई भी अटैक करता है, नाटो की कंट्री को कोई भी यानी कि इसकी मेंबर कंट्री को कोई भी अटैक करता है, तो नाटो का पूरा गैंग है, पूरा का पूरा ग्रुप है, उस कंट्री के ऊपर टूट पड़ता है जिसने एक भी कंट्री को उसको डिस्टर्ब किया। मतलब नाटो का कोई भी एक मेंबर है, उसको कोई दूसरी नॉन नाटो कंट्री यानी कि नॉन नाटो मेंबर कंट्री अगर उसको छेड़ती है, राइट, या फिर उससे लड़ती है, युद्ध करती है, तो ये पूरा ग्रुप जो है वो एक साथ मिलकर उस कंट्री के ऊपर टूट पड़ता है। तो ये गैंग है एक प्रकार का। तो वैसे ही रशिया ने भी एक सीएसटीओ गैंग बनाया। राइट, तो ये आपको एक जानकारी होनी चाहिए। बाकी नाटो और सीएसटीओ ये दोनों एक ही जैसे हैं, एक ही प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं,
तो इसलिए आपको सीएसटी और नाटो दोनों के बारे में एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अभी कुछ ही समय पहले हमने नाटो के बारे में भी डिस्कस किया था। अगर आपको उसकी लिंक चाहिए तो मुझसे मांग लीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर मैं आपको उसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। राइट गाइज, हम लोग समझेंगे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में, एफसीआरए के बारे में। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं कि ये कानून का मेनली काम क्या है। तो इस कानून के नाम से हम लोग को क्या समझ में आ रहा है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो ये मैं आपको समझाता हूं कि ये जो कानून है ये मेनली एनजीओ हो गया या ट्रस्ट वगैरह जो हो गए तो उस पर मेनली एप्लीकेबल होता है। देखो होता क्या है कि एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं कि एक कोई एनजीओ है, ठीक है, एनजीओ है, इसके पास फॉरेन कंट्री से फंडिंग आ रही है, पैसा आ रहा है। राइट, फॉरेन से इसके पास जो है वो पैसे आ रहे हैं, फंडिंग आ रही है इसके पास, एनजीओ के पास। राइट, तो पर हो क्या रहा है कि ये जो एनजीओ है ये घोटाले करता है। ये करता क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे या हवाला सिस्टम के पैसे जो है वो अपने पास जो है वो बुलवा लेता है। राइट, कंट्रीब्यूशन के तौर पर, और ऑन पेपर जो है वो दिखा देता है कि इसने जो है वो, जैसे कि मान लेते हैं कि ये जो एनजीओ है, मतलब एक कोई एनजीओ है, वो एजुकेशन के लिए काम कर रहा है, छोटे बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए या गरीबों को खाना खिलाने के लिए काम कर रहा है ना। गरीबों को खाना खिलाने की बात कर लेते हैं हम लोग। तो ये क्या करते हैं, नकली बिल दिखाकर ऑन पेपर पे पूरी चीज मेंशन कर देते हैं कि जो पैसा आया उन्होंने कहां कहां पर किस किस जगह पर खर्च कर दिया। राइट, बट जो ये पैसा आता है वो पैसा इलीगल पैसा होता है, मतलब कि मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से आया हुआ पैसा होता है या हवाला सिस्टम से आया हुआ पैसा होता है। क्योंकि आप जीएस पेपर 3 के अंदर आपको मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला सिस्टम, ये सब क्या होते हैं इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, है ना। और ऐसा पैसा होता है कि जो कि कुछ इलीगल एक्टिविटीज के उपयोग में लिया जाने वाला पैसा होता है। तो ऐसे पैसे फॉरेन कंट्री से बुलवाए जाते हैं इन एनजीओ के माध्यम से, इन ट्रस्ट के माध्यम से। राइट, तो इसी पर ही निगरानी रखने के लिए, ऐसी एक्टिविटी, इलीगल एक्टिविटी पर निगरानी रखने के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लाया गया। इस कानून में यह चीज मेंशन है कि अगर कोई भी संस्था हमारी कंट्री के अंदर, अगर वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर रही है, अब इसमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन ध्यान से समझिए कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन है क्या। अगर एक कोई कंपनी है, अगर मतलब वो उसके पास अगर पैसा आ रहा है फॉरेन कंट्री से, राइट, एक संस्था है फॉरेन कंट्री से, अगर उसके पास पैसा आ रहा है और ये जो पैसा है वो किस पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए है। मतलब कि ये मान लेता हूं कि एक कोई कंपनी फॉरेन में है और इंडिया में एक कोई कंपनी है। अगर फॉरेन की कंपनी इंडिया की कंपनी को पैसा भेज रही है और किस एवज में, कि इंडियन कंपनी ने उनके लिए कुछ काम किया, सर्विस प्रोवाइड करी है, तो वो क्या हुआ, वो बिजनेस हो गया। तो ऐसी चीजें कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर नहीं आती है। राइट, कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर कौन सी चीजें आती हैं कि जैसे कि डोनेशन, जैसे कि किसी, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि हमने कंट्रीब्यूट किया यार, मतलब एक जैसे बोलते हैं ना कि जैसे आप हैं, राइट, आप लोग भी करते होगे, नो डाउट, डेफिनेटली आप लोग करते होगे। देखिए जैसे कि आपने किसी पर्टिकुलर ट्रस्ट को पैसा डोनेट कर दिया या कंट्रीब्यूट किया, है ना, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो ये बेसिकली मेनली जो पैसा होता है ये एक प्रकार से डोनेशन वाला पैसा होता है, कंट्रीब्यूशन वाला पैसा होता है। राइट, और इस पैसे की हेरा फेरी एनजीओ ट्रस्ट में आसानी से हो जाती है, कुछ बस नकली कागजात, पेपर्स है वो लगा के। तो इसी चीज पर रोक लगाने के पर्पस के लिए कानून लाया गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एग्जैक्टली क्यों लाया गया और उसका पर्पस क्या है। अब हम थ्योरेटिकली पूरी चीज को समझते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस, ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया। तो 6000 एनजीओ जो हमें देखने को मिलते हैं जिनका एफसीआरए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का रजिस्ट्रेशन रिन्यू होना था, जिसको रिजेक्ट कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 6000 से भी ज्यादा एनजीओ का रजिस्ट्रेशन करने से मना कर दिया, रिन्यूअल करने से मना कर दिया। और ये जो ट्रस्ट है इनमें तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम भी है, रामकृष्ण मिशन भी है, शिरडी का श्री साईं बाबा संस्था ट्रस्ट भी शामिल है, जिनका रजिस्ट्रेशन रिन्यू जो है वो नहीं हुआ है। और आपको बता दें, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का रजिस्ट्रेशन अब मैंडेटरी कर दिया गया है कि कोई भी एनजीओ अगर वो फॉरेन फंड या फॉरेन डोनेशन एक्सेप्ट करता है तो उस एनजीओ को रजिस्टर करवाना पड़ेगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत। राइट, और इवन एक और चीज हुई है कि अभी बताया जा रहा है कि थाउजेंड्स की मात्रा में एनजीओ का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल जो है वो 2020 और 21 के लिए लाया गया, और मिनिस्ट्री ने काफी सारे एनजीओ के रजिस्ट्रेशन के रिन्यू को डिनाई कर दिया, हटा दिया, रद्द कर दिया। और 5789 एनजीओ ने अप्लाई ही नहीं किया रिन्यूअल के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन तक के पीरियड के लिए। राइट, तो ये वाला पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि घोटाले चल रहे थे। आप घोटाला अगर रिन्यू करेंगे तो वो निगरानी में आ जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने रिन्यू नहीं किया। राइट, और आपको बता दें कि पहले जो एनजीओ थे वो 22,000
मतलब लगभग कह सकते हैं 23,000 के आसपास एनजीओ थे, वो घट के लगभग 16,000 17,000 के आसपास ही बस बचे आज की डेट में। राइट, एग्जैक्टली आपको ये फिगर याद रखने की जरूरत नहीं कि कितने एनजीओ पहले थे, कितने एनजीओ बचे, बट आपको मुद्दा पता होना चाहिए कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट क्यों लाया गया। और आज की डेट में इस कानून के आने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक एनजीओ ने रिन्यू नहीं कराया तो मतलब कहीं ना कहीं घोटाला चल रहा था, पता था राइट उनको कि अगर रिन्यू कराएंगे तो ये किसके अंडर आ जाएंगे, प्रॉपर तरीके से अथॉरिटीज की मॉनिटरिंग शुरू हो जाएगी, अथॉरिटीज इनके ऊपर निगरानी रखना शुरू करेगी, इनके फॉरेन फंड्स पर निगरानी रखना शुरू करेंगी, है ना। तो ये चीज इसलिए लाई गई। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है वो किस प्रकार से एनजीओ की फंडिंग को रेगुलेट करता है, किस प्रकार से नियंत्रण रखता है एनजीओ के वित्तीयन पर, तो इस पर हम लोग बात करें तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है वो मेनली रेगुलेट करता है फॉरेन डोनेशंस को, कि जितनी भी फॉरेन कंट्री से डोनेशन आती है उसको रेगुलेट करता है और इंश्योर करता है कि ये जो कंट्रीब्यूशन जो है उसका हमारी कंट्री की इंटरनल सिक्योरिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। और ये कानून जो है गाइस ये पहली बार 1976 में लाया गया और इसको 2010 में अमेंड किया गया, फिर बाद में आकर 2020 में भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को अमेंड किया गया था। और आपको बता दें कि सेक्शन 5 जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 का हमें देखने को मिलता है, ये बेसिकली पावर देता है यूनियन गवर्नमेंट को, राइट, कि यूनियन गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को एज अ पॉलिटिकल नेचर के तौर पर और उसको फॉरेन फंड के एक्सेस को डिनाई करवा सकती है। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है, केंद्र सरकार के पास पावर है कि वो किसी भी संस्था की फॉरेन फंडिंग रुकवा सकती है, फॉरेन डोनेशन को रुकवा सकती है, ये डिक्लेयर करते हुए कि ये संस्था जो है वो पॉलिटिकल नेचर की है। और एफसीआरए को किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखेंगे, राइट, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आपको बता दें कि ये जो भी प्रोविजन है इस कानून के एफसीआरए के, वो किन किन पर एप्लीकेबल होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि इंडिया की पूरी टेरिटरी में, राइट, एप्लीकेबल है। जो भी सिटीजन्स जो इंडिया के हैं, हो सकता है कि वो उनकी कंपनी जो है वो बाहर हो, इंडिया के बाहर हो, राइट, या उनकी इंडियन जो कंपनी है, पेरेंट कंपनी, उसकी कोई ब्रांच जो है वो बाहर हो, राइट। तो वो पूरी चीजें जो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड कंपनी है उन सभी के ऊपर जो है ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होता है। और जो भी कंपनी जो है वो कवर्ड है इस कानून के तहत, तो उसके अंदर इंडिविजुअल भी कवर्ड हो सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी कवर हो सकती है, कोई भी एक संस्था है या कोई भी रजिस्टर्ड कंपनी है, वो सभी चीज इसके अंदर रजिस्टर्ड होती है, राइट। और आपको बता दें कि इसके अंदर ये चीज बताया गया है कि अगर किसी भी प्रकार के एनजीओ को डोनेशन दिया जा रहा है, अगर कोई फॉरेन डोनर जो है वो डोनेट कर रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से पहले क्लियरेंस लेना पड़ेगा। मतलब कि सिंपल शब्दों में कि अगर कोई भी कंपनी है, संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, अगर वो डोनेशन रिसीव कर रहे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूशन, इंडियन संस्था, राइट, अगर वो डोनेशन रिसीव कर रहे हैं फॉरेन से, यानी कि फॉरेन कंट्री से, तो उन्हें पहले अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा और उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, मतलब अप्रूवल लेना पड़ेगा फॉरेन डोनेशन को एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और अभी 2020 का इसका जो अमेंडमेंट, अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट जो हम लोग को देखने को मिला, तो उसके अंदर ये चीज रख दी गई कि एनजीओ को अब अपना एक बैंक अकाउंट, एसबीआई का बैंक अकाउंट दिल्ली पर ओपन करवाना पड़ेगा। दिल्ली की मेन ब्रांच जो एसबीआई की है, तो वहां पर एक अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा और सिर्फ उसी अकाउंट पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो है वो आप रिसीव कर सकते हो। मतलब कि सरकार ने ये कह दिया कि जितने भी एनजीओ हैं जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करते हैं, आप दिल्ली में एक खाता खुलवाइए और दिल्ली के उसी खाते में ही फॉरेन फंड जो है वो आने चाहिए एसबीआई की ब्रांच में। तो इसको लेकर काफी सारे जो पिटीशन भी जो है फाइल हुई थी कि यार ये गलत है। जो एनजीओ दूर दराज के एरिया में ऑपरेट करते हैं, रूरल इंडिया में ऑपरेट करते हैं, उनके लिए काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी। वैसे तो गाइस आज की डेट में इंटरनेट बैंकिंग की इतनी अच्छी सुविधा है, तो कोई डिफिकल्टी तो होना पॉसिबल ही नहीं है, राइट। बट फिर भी पता है आपको कि घोटाले रहते हैं काफी ज्यादा, राइट। अब इसमें क्या रहेगा कि एक ही शाखा पर अगर एनजीओ के पूरे जितने भी अमाउंट्स हैं, अगर वो ट्रांसफर होंगे, फॉरेन फंड्स अगर ट्रांसफर होंगे एक ही शाखा पर, तो अथॉरिटीज के ऊपर आसानी हो जाएगी उनको मॉनिटर करने के लिए। तो इसलिए सरकार ने ये चीज करी है, राइट। और फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है एग्जैक्टली, मतलब इसको डिफाइन किया गया फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत। इसमें कहा गया कि कोई भी एक ऐसा कंट्रीब्यूशन, मतलब कोई भी डोनेशन, राइट, कोई भी डिलीवरी, यानी कि कुछ भी सामान दिया जा रहा है, कुछ भी ट्रांसफर जो है वो किया जा रहा है फॉरेन सोर्स के माध्यम से, यानी कि जहां पर फॉरेन का पैसा लगा है, राइट, विदेश का पैसा लगा है, तो विदेश के पैसे वाले किसी भी पर्टिकुलर डोनेशन को फॉरेन कंट्रीब्यूशन नाम दिया गया है। हालांकि इसके अंदर कोई भी गिफ्ट जो है पर्सनल यूज के लिए शामिल नहीं किया गया है,
मतलब अगर किसी फॉरेनर ने अगर किसी संस्था के अंदर किसी व्यक्ति को कोई गिफ्ट दिया या एनजीओ के पर्सनल यूज के लिए गिफ्ट दिया तो उसको शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब कि किस चीज को शामिल किया जा रहा है, जैसे एनजीओ, मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि एनजीओ का अगर काम है गरीबों को खाना बंटवाना, और गरीबों को खाना बंटवाने के पर्पज के लिए अगर डोनेशन दिया जा रहा है, फंड दिया जा रहा है, तो उस चीज को यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा मेनली, राइट। और अगर कोई कंपनी जो है वो अगर काम कर रही है, मतलब बिजनेस कर रही है दूसरी कंपनी के लिए, राइट, और उस पर्पस के लिए, उस बिजनेस के लिए उनके पास अगर पैसा आ रहा है फॉरेन से, तो फिर उसको इसमें इसके अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब फॉरेन से हम लोग फंड रिसीव कर सकते हैं, पैसा रिसीव कर सकती है कंपनीज, बट अगर वो ट्रस्ट के नाम पर, डोनेशन के नाम पर पैसा रिसीव कर रही है, तो फिर उनको रजिस्टर अपने आप को करवाना पड़ेगा और परमिशन लेनी पड़ेगी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करने से पहले, राइट। इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी हम लोग को देखने को मिलते हैं। अपवाद, कि कोई भी करेंसी या कोई भी सिक्योरिटी, राइट, इस कानून के तहत, मतलब इसमें सिर्फ करेंसी नहीं है, इसमें सिक्योरिटीज भी है, यानी कि शेयर्स वगैरह। कई बार ऐसा होता है कि मतलब डोनेशन के नाम पर कुछ शेयर्स दे दिए जाते हैं, राइट, सिक्योरिटीज ट्रांसफर कर दी जाती है। ऐसे भी होती हैं, इस प्रकार की हरकतें भी होती हैं इलीगल तरीके से, जो होता है ना मनी लॉन्ड्रिंग और इन सब चीजों में हम लोग को हवाला सिस्टम के अंदर, तो ये चीज भी देखने को मिलती है। इस प्रकार से भी ट्रांजेक्शन जो है वो होते हैं, राइट। तो कोई भी मनी अगर फीस के तौर पर रिसीव हो रही है, या वही चीज मैंने आपको बताया कि बिजनेस के तौर पर या ट्रेड के तौर पर रिसीव हो रही है इंडिया के अंदर, तो उसको एग्जाम कर दिया गया, क्योंकि ट्रेड ऑब्वियस ही बात है यार। तो बिजनेस के लिए ये मान के चलो कि कोई भी, जैसे कि अब एनजीओ ही मान लेता हूं मैं, ठीक है, अब एनजीओ की अगर हम लोग बात कर लें, अब लेट्स से कि अब वो एनजीओ जो है वो किस प्रकार का काम कर रही है, वो अगर बिजनेस करती है किसी भी प्रकार का फॉरेन कंट्री के साथ, राइट, विदेश के साथ, अब उस बिजनेस के लिए उसको जो पैसा अगर मिल रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए उसको जो पैसा मिल रहा है, तो उसके अंदर कंट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, मतलब उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं कहा जाएगा। फॉरेन कंट्रीब्यूशन, आप तो सिर्फ ये चीज दिमाग में रखो कि जो डोनेशन है, राइट, जो वेलफेयर के पर्पज के लिए पैसा जो है वो उठाया जा रहा है, फंड जो है वो रेज किया जा रहा है, ठीक है, तो उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन की कैटेगरी में रखा गया है, राइट। और हाँ, जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, तो उनके द्वारा दिए गए डोनेशन को जो है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा, एनआरआई के डोनेशन को। बट हाँ, अगर कोई पीआईओ है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है, राइट, जिन्होंने किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है, राइट, बट उनके पास पीआईओ या ओसीआई कार्ड है, राइट, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, तो उनको फॉरेन नेशनल ही माना जाएगा, और उनके द्वारा सेंड किया गया जो डोनेशन है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन ट्रीट किया जाएगा। तो इसमें ये पॉइंट भी ध्यान में रखना, एग्जाम में ये भी आ सकता है कि अगर कोई एनआरआई डोनेट कर रहा है किसी इंडियन संस्था को, तो वो वाला जो डोनेशन होगा वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं कहलाएगा। बट हाँ, अगर पीआईओ या ओसीआई अगर डोनेट कर रहा है, तो फिर वो वाला फंड या वो वाला कंट्रीब्यूशन जो है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन की कैटेगरी में लाया जाएगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और कौन कौन लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं कर सकते, तो इलेक्शन के कैंडिडेट, चुनावी उम्मीदवार फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कोई भी एमपी एमएलए फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, पॉलिटिकल पार्टी या ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन जो पॉलिटिकल नेचर के होते हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, करस्पॉन्डेंट, कॉलमनिस्ट, कार्टूनिस्ट, एडिटर, ओनर, प्रिंटर या पब्लिशर जो होते हैं वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जजेस, गवर्नमेंट सर्वेंट, किसी भी पर्टिकुलर कंपनी जो कि सरकार के द्वारा ओन की गई हो, तो उसके जो एम्प्लॉइज हैं वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, राइट। कोई भी अगर कंपनी है, अगर वो प्रोड्यूस कर रही है या ट्रांसमिट कर रही है किसी प्रकार की ऑडियो न्यूज को, ऑडियो विजुअल न्यूज को, या करंट अफेयर्स प्रोग्राम को चला रही है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से, तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। या कोई भी दूसरे व्यक्ति या कोई ऑर्गेनाइजेशन, राइट, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट किया है, तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये कुछ पॉइंट्स है गाइस जिसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का सिर्फ ये छोटा सा टॉपिक था जिसको बस ध्यान में रखो। सिंपल सी चीज एक ध्यान में रखो कि फॉरेन कंट्री से आने वाले जितने भी डोनेशंस हैं, फंड्स हैं, जो वेलफेयर पर्पस के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, जो एनजीओ और ट्रस्ट एक्सेप्ट करती हैं, तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन को लेने के लिए एनजीओ को दिल्ली में एक एसबीआई की ब्रांच में अकाउंट खोलना पड़ेगा और पहले से परमिशन लेनी पड़ेगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट करने की, राइट। तो ये था गाइस पूरा वो टॉपिक। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का। गाइस, आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ फैसिलिटीज अब आपको प्रोवाइड की जा रही हैं आपके झा सर अकेडमी फॉर आईएएस पे। आपको रेगुलरली फ्री डेली क्विज जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, प्रीलिम्स का भी, प्रीलिम्स का यानी कि एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं रात में 9 PM पे, और डेली आंसर राइटिंग, मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होती है 8 PM पे। ये सभी के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मॉर्निंग में दे दिए जाते हैं सुबह 10 बजे से पहले, ये टेलीग्राम चैनल पर।
इस टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप के जरिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए भी आपको जो है मतलब सुबह ही टॉपिक्स दे दिए जाते हैं आपको क्या पढ़ना है। मेंस के आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं जिसको आप आराम से जो है वो लिखें, और रात में 8 बजे 8 PM पर मेंस का वीडियो आ जाता है, और साथ ही साथ प्लस टेलीग्राम के चैनल पर इसकी पीडीएफ भी आ जाती है। तो पीडीएफ भी आपको फ्री में मिल जाएगी, तो आप इसको जो है वो डाउनलोड करें और रेगुलर बेसिस पर मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। और वैसे ही हमारे पास प्रीलिम्स की भी प्रैक्टिस होती है। 9 PM पर सुबह टॉपिक आ जाएगा, रात में 9 बजे वीडियो भी आ जाएगा, और साथ ही साथ पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, राइट, टेलीग्राम के चैनल पर। और साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स के हमारे रेगुलर लेक्चर्स होते हैं उसकी पीडीएफ भी जो है वो आपको मिल जाती है, पीपीटी पीडीएफ, ये हमारे टेलीग्राम के चैनल पर जो है वो आपको मिल जाएगी। तो ये पूरी फैसिलिटीज हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे काफी सारे पेड कोर्सेज भी हैं, राइट, प्रीमियम कोर्सेज, जिसको आप अवेल कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का भी प्रीमियम कोर्सेज है, लाइव सेशन, डाउट सेशन वाला। मेंस आंसर राइटिंग की तो 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी करवाई जा रही है, आपके आंसर्स को चेक किया जाता है, आपकी गलती पॉइंट आउट की जाती है, और आपको कैसे इंप्रूव करना है उसके सजेशंस दिए जाते हैं, राइट। तो ये पर्सनली हर एक स्टूडेंट की कॉपी चेक करके जो है वो इस प्रकार से ऑपरेट होता है। तो 500 प्लस क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी मेन से पहले पहले, और ये वाली फ्री प्रैक्टिस तो अलग ही चल ही रही है, राइट। साथ ही साथ हमारा जनरल स्टडीज का एक बैच है 1 2 3 4, पेपर 1 2 3 4, जीएस पेपर 1 2 3 4, पूरी तरह से स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो जो है वो आपकी तैयारी करवाई जाएगी। अगर हमारे कोर्सेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। गाइज, हम लोग डिस्कस करेंगे सी ड्रैगन एक्सरसाइज के बारे में, सी ड्रैगन युद्धाभ्यास के बारे में। तो सी ड्रैगन एक्सरसाइज 6 कंट्रीज के बीच में एक्सरसाइज हम लोग को देखने को मिल रही है, 6 कंट्रीज की नेवीज के बीच में, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, साउथ कोरिया। और इंडिया जो है वो 6 इंडो पैसिफिक कंट्री में से एक है जो कि इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रही है। ये एक्सरसाइज एक मल्टीलैटरल एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज है जो पैसिफिक ओशियन पे हमें देखने को मिल रही है। सी ड्रैगन जो है गाइस यूनाइटेड स्टेट्स का इनिशिएटिव है। यूनाइटेड स्टेट्स के नेतृत्व में मल्टीनेशनल एक्सरसाइज ये हम लोग को देखने को मिल रही है, जहां पर एंटी सबमरीन वॉरफेयर टैक्टिक्स आपस में प्रैक्टिस की जाती है, डिस्कस की जाती है। यानी कि कल को अगर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में किसी प्रकार से सिक्योरिटी चैलेंजेस आता है, मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंज आता है, तो उसके रिस्पॉन्ड में ये कंट्रीज जो है वो एक्टिव हो, तो इसलिए ये ड्रिल्स कंडक्ट करती हैं और वेरियस सॉल्यूशंस निकालती हैं, आप साथ में मिलकर कोऑर्डिनेट करके एक्सरसाइज कंडक्ट करती हैं, राइट। तो ये इसका मेन काम हम लोग को सी ड्रैगन एक्सरसाइज का देखने को मिलता है। तो ये बस बेसिक सा पॉइंट है जो आप ध्यान में रखिएगा, प्रीलिम्स में आ सकता है। गाइस, शायद आपको पता होगा कि एक बहुत अभी रिसेंट पास्ट में एक बहुत बड़ी न्यूज वायरल हुई है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के कॉन्वॉय को रोक लिया गया था, यानी कि उनके काफिलों को रोक लिया गया था, राइट। घंटों तक इंतजार करना पड़ा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को सड़क पर, राइट। तो सीधे सीधे उनकी मतलब इससे रिलेट किया जा रहा है कि ये तो सिक्योरिटी का ब्रीच है सीधे सीधे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की, है ना। सिक्योरिटी का उल्लंघन है क्लियरली, राइट, कि उनको जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी चाहिए, जैसे कि यहां तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को रोक लिया गया यार। अगर जब डीएम का जब काफिला निकलता है तो उसको अगर रोक लिया जाता है तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। या तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के काफिले को रोक लिया गया, राइट, जो हेड ऑफ गवर्नमेंट हम लोग को देखने को मिलता है ना। तो ये एक चीज है यार जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट के बारे में आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड कराता है, तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट के तहत ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। और अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार जो है वो विचार कर रही है, सोच रही है कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट के तहत पंजाब के पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी का उल्लंघन है सीधे सीधे, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है और केंद्र जो है वो प्रिपेयर कर रही है कि एक्शन लेगी उन ऑफिशियल्स के तहत। इवन उनको बुलवाया भी जाएगा, राइट, जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे पूरी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए, तो उनको बुलाया जाएगा, समन जारी किया जाएगा उनको, है ना। तो ये चीज इस पर जो है वो विचार हो रहा है। बट आपको स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट क्या है और वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या कहता है, तो इसके बारे में आपको एक जानकारी होनी चाहिए। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो काफिला होता है, जहां पर भी उनका मूवमेंट होता है, जहां पर भी वो जाते हैं, राइट, तो उसके तहत जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं वो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो है वो सेट करती है। यानी कि एक ग्रुप है, एक यूनिट है जो कि सेट करती है हर एक चीज कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का मूवमेंट अगर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक हो रहा है तो वो पूरी व्यवस्था पहले से बनाकर रखती है, राइट। और सेक्शन 14 इस एक्ट का, इस कानून का ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी
सभी के सभी असिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप को, जब भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का मूवमेंट होगा तो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो भी स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट या ग्रुप डिमांड कर रही है उनको वो प्रोवाइड कराए, राइट। और आपको बता दें गाइस कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की शुरुआत कैसे होती है। तो 1985 मार्च का समय था, एक कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया होम मिनिस्ट्री को कि एक स्पेशल यूनिट क्रिएट की जाए जो कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंडर होगी, और ये जो यूनिट होगी इसको स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट जो है वो कहा जाएगा बाद में चल के। हालांकि अप्रैल 1985 में इस यूनिट का नाम चेंज करके स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो है वो उसका नाम रख दिया गया। और पार्लियामेंट ने फिर एक कानून पास किया 1988 में, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट 1988, और इसके तहत बताया गया कि आर्म्ड फोर्सेस जो हैं यूनियन के, राइट, तो ये प्रोवाइड करेंगे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी। तो यूनियन की आर्म फोर्सेस ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगी, और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट के तहत ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के जो भी मूवमेंट होते हैं तो उसको पूरी तरह से मैनेज करेगा स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट या स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, एसवी से, है ना। तो ये एक चीज है जिसके बारे में आपको अच्छी जानकारी, एक अच्छा आइडिया होना चाहिए, राइट गाइस। अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने नोट भेजा है अलग अलग मिनिस्ट्रीज को, राइट, केंद्र की, सेंटर की अलग अलग मिनिस्ट्रीज को जो है वो नोट भेजा गया है कि ड्रोन का उपयोग जो है वो अलग अलग सेक्टर में कैसे करना है। तो कहां कहां पर ड्रोन्स का उपयोग इफेक्टिव तरीके से किया जा सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है ड्रोन का उपयोग सर्वेलांस के लिए कर सकती है, निगरानी रखने के लिए कर सकती हैं, सिचुएशनल एनालिसिस के लिए कर सकती हैं एक एरिया की, क्राइम कंट्रोल के लिए, वीवीआईपी की सिक्योरिटी के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, और भी काफी सारे एरियाज में ड्रोन का उपयोग कर सकती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात करें तो ये ड्रोन का उपयोग कॉम्बैट एक्सरसाइज के लिए कर सकते हैं, युद्ध कार्यों के लिए कर सकते हैं, कम्युनिकेशन के लिए कर सकते हैं दूर दराज के एरिया में, रिमोट एरियाज में, राइट, और काउंटर ड्रोन सोल्यूशन के लिए भी ड्रोन का मदद जो है ली जा सकती है ना। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर की बात करें तो मेडिसिन को डिलीवर करने के पर्पस के लिए, सैंपल्स को कलेक्ट करने के पर्पस के लिए, जो भी एंडेमिक या पेंडेमिक अफेक्टेड एरियाज है वहां पर ड्रोन का उपयोग किया जा सकता है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस एंड पावर मिनिस्ट्रीज की बात करें तो ये रियल टाइम सर्वेलांस जो है वो एसेट पर प्रोवाइड करा सकती है, यानी कि निगरानी रख सकती है रियल टाइम बेसिस पर, राइट। ट्रांसमिशन लाइंस पर निगरानी रखी जा सकती है, चोरी को रोकने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा सकता है, विजुअल इंस्पेक्शन या मेंटेनेंस किया जा सकता है ड्रोन की मदद से, और कंस्ट्रक्शन, प्लानिंग और मैनेजमेंट में ड्रोन का उपयोग ये मिनिस्ट्री कर सकती है। एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री ड्रोन का उपयोग एंटी पोचिंग एक्शन के लिए कर सकती है, अवैध शिकार रोधी कार्रवाई के लिए, राइट, वन जो है, फॉरेस्ट जो है उनको मॉनिटर करने के लिए और वाइल्ड लाइफ को मॉनिटर करने के लिए, पॉल्यूशन के असेसमेंट के लिए, एविडेंसेस को गैदर करने के लिए, राइट, साक्ष्य एकत्रित करने के लिए भी ड्रोन का उपयोग किया जा सकता है मिनिस्ट्री के द्वारा। और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की बात करें तो हाई क्वालिटी वीडियोग्राफी, जो भी इवेंट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, और जो एरिया, ऐसे एरिया जहां पर पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है और वहां पर अगर कोई प्रोग्राम कंडक्ट करवाना है तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ड्रोन का उपयोग कर सकती है। लो एल्टीट्यूड की शूटिंग के लिए, राइट, विदाउट नॉइस, राइट, विदाउट नॉइस लो एल्टीट्यूड शूटिंग के लिए किया जा सकता है। डस्ट पोल्यूशन या फिर एक्सीडेंट के रिस्क को शूट करने के पर्पस के लिए या फिर मतलब रोकने के लिए, तो सर्विलांस पर्पस के लिए, मॉनिटर पर्पस के लिए, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यूज कर सकती हैं ड्रोन का। और दूसरे एरियाज हैं जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें, इंसिडेंट रिस्पांस की बात करें, इंस्पेक्शन या मेंटेनेंस की बात करें, कोई भी पर्टिकुलर कार्य है उसके इंस्पेक्शन या मेंटेनेंस या प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग की बात करें, तो इन सब एरियाज में ड्रोन्स का उपयोग किया जा सकता है। तो आपको काफी सारे पॉइंट्स मिल गए होंगे कि कहां कहां पर ड्रोन्स का उपयोग कर सकते हैं, जो कि आप मेंस में लिख सकते हैं। बहुत ईजी सी चीज है। और आज की डेट में गाइस ड्रोन बहुत ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करा रहा है। ऑलमोस्ट जितने भी सेक्टर है हमारी कंट्री के, इकोनॉमी के, सभी जगह पे ड्रोन का उपयोग भरपूर तरीके से हो रहा है। और इंडिया के अंदर ड्रोन मैनेजमेंट की बात करें गाइस तो यूनियन गवर्नमेंट ने 15 सितंबर 2021 को अप्रूवल दिया था एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का ड्रोन्स के लिए, और इसके लिए सरकार के द्वारा 120 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई है 3 सालों में, कि ड्रोन्स को बढ़ावा देने के लिए 120 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। और मिनिस्ट्री ने अगस्त 25 को नोटिफाई किया था ड्रोन्स रूल्स 2021, और इसके थ्रू काफी सारे इंडिया के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ड्रोन के ऊपर या ड्रोन ऑपरेशन के ऊपर, उसको रिड्यूस किए गए, ईज किए गए। इसमें जैसे कि जो भी ड्रोन ऑपरेटर वगैरह जो होते हैं उनको पहले करीब बहुत सारे फॉर्म्स भरने पड़ते थे, लगभग 25 फॉर्म भरने पड़ते थे, तो इसको घटाकर 5 कर दिया गया है। और अलग अलग चीज के लिए उनसे फीस चार्ज की जाती थी, ऐसी 72 चीजें थी जिनके लिए ड्रोन ऑपरेटर से फीस चार्ज की जाती थी, इसको घटाकर सिर्फ 4 कर दिया गया है।
राइट। तो इस प्रकार से आसानी जो है वो कर दी है ड्रोन ऑपरेटर्स के लिए कि ड्रोन जो है वो उड़ा सके ड्रोन ऑपरेटर्स। बट हालांकि आज की डेट में स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस की काफी ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि पहली बार अभी रीसेंट पास्ट में देखा गया कि ड्रोन का उपयोग अब एक्सप्लोजिव डिवाइसेस को ड्रॉप करने के लिए किया जा रहा है, ब्लास्ट को ट्रिगर करने के लिए किया जा रहा है, और ये चीज एयरफोर्स स्टेशन का जो टेक्निकल एरिया है जम्मू के अंदर, वहां पर देखा गया। और पिछले 2 सालों में ड्रोन्स लगातार हमारे इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर पर हम लोग को नजर आ रहे हैं। वहां से ड्रग्स स्मगल किए जा रहे हैं, गोली बारूद स्ट्रगल की जा रही है, आर्म्स एम्यूनिशंस स्ट्रगल किए जा रहे हैं, बंदूक वगैरह डिलीवर की जा रही हैं लीगल तरीके से ड्रोन के माध्यम से, राइट। इवन कुछ सरकारी फिगर्स की बात करें गाइस तो 167 ड्रोन जो है वो इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर पर रिकॉर्ड किए गए थे, राइट। 2019 में और 2020 में 77 और ऐसे ड्रोन्स रिकॉर्ड किए गए हैं, 77। और ड्रोन अटैक जो है वो इवन सेफेस्ट सिटी में भी हो सकता है, ऐसी भी काफी सारी रिपोर्ट जो है वो ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो इसलिए ड्रोन जो है वो सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो इसलिए बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस ड्रोन को जैसे कि रेगुलेट करने के पर्पस के लिए लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है आज की डेट में, राइट। तो एक छोटा सा टॉपिक था गाइस ड्रोन से रिलेटेड, ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा, राइट। गाइस दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, DSIBs। अब इसमें थ्योरी में तो लिखी है बहुत सारी चीजें, राइट। बट मैं आपको सिंपल सी चीज इससे रिलेटेड समझाता हूं कि आपको क्या दिमाग में रखना है कि जो बड़े बैंक्स होते हैं, राइट, अगर वो फेल हो जाए, राइट, मतलब कि अगर वो बंद हो जाए, फेल हो जाए, तो एक इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारी जो बड़ी बड़ी बैंक है जैसे SBI, अगर SBI का कुछ घंटों के लिए ही अगर ऑपरेशन बंद हो जाता है ना, तो लाखों लोग सफर करते हैं, लाखों लोग सफर करते हैं, लाखों लोग परेशान हो जाते हैं। अब इमेजिन करो इतने बड़े साइज का बैंक अचानक से बंद हो जाए तो क्या होगा? हड़कंप मच जाएगी। जिन लोगों के पैसे बैंक के अंदर रखे हुए हैं वो लाइन लगा लेंगे, प्रोटेस्ट करने लगेंगे एकदम से रातों रात अगर बैंक बंद हो जाएगी तो, है ना। तो ऐसा ना हो इसके लिए कुछ पर्टिकुलर बैंक्स को डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक का दर्जा दिया जाता है। मतलब ये बैंक इतने बड़े हैं, इसको कहा भी जाता है, एक टैग इसको इन बैंकों को दिया जाता है, इट इज टू बिग टू फेल। क्या बोला जाता है? रिपीट करो, इट इज टू बिग टू फेल। ये इतने बड़े हैं कि हम मतलब इनका फेलियर अफोर्ड नहीं किया जा सकता, इतने बड़े बैंक है ये। और अगर ये फेल हो जाए, अनफॉर्चुनेटली बंद हो जाए, तो एक कंट्री सफर कर सकती है, पूरी की पूरी कंट्री सफर कर सकती है, पूरी की पूरी कंट्री की इकोनॉमी ठस पड़ जाएगी, राइट। तो ये चीज है, बस इतनी सी चीज बस आपको समझनी है। और आपको बता दें गाइस कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी रिलीज करी है अपनी लिस्ट डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स की 2021 में, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI, HDFC बैंक, ऐसे कुछ बैंक है जो कि सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक का दर्जा जिनको मिला है, यानी कि एक ऐसे बैंक है दैट आर टू बिग टू फेल, राइट। इतने बड़े बैंक है कि इनका फेलियर अफोर्ड नहीं कर सकती एक कंट्री, राइट। तो डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है क्या एग्जैक्टली है? तो DSIB को अडॉप्ट किया था 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद, जिस समय काफी सारे सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स फेल हुए थे। जो 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था ना, तो उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट बैंक, बड़े साइज के बैंक बंद हो गए थे रातों रात, राइट। और यही एक कारण था जिसके चलते इकोनॉमी सफर करी थी। तो इसलिए पहले से ही देखा, मतलब कुछ बैंक जो बहुत बड़े साइज के होते हैं तो उनको पहले ही ये टैग दे दिया जाता है, जिससे कि गवर्नमेंट जो है वो उनको प्रोटेक्ट करती है, राइट। अगर कभी स्लो डाउन वगैरह होता है तो गवर्नमेंट उनको फंड प्रोवाइड कराती है ऐसे बैंकों को। तो डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स की बात करें गाइस, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कंट्री की इकोनॉमी के लिए। और जब भी डिस्ट्रेस का समय आता है, संकट की स्थिति जब भी आती है, तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है ऐसे बैंकों को, क्योंकि अगर ऐसे बैंक फेल हो जाएंगे तो ये बहुत बुरी हालत कर सकते हैं कंट्री की पूरी इकोनॉमी की पूरी इकोनॉमी जो है वो ध्वस्त हो सकती है अगर ये बैंक जो है वो फेल हो गए तो RBI ने फाइनलाइज किया कि ऐसे बैंक जो होंगे, वो कुछ फैक्टर्स देखती है RBI कि ऐसे बैंक जो होंगे जिनके कुछ चीजें देखी जाएगी और देखकर इनको डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक की कैटेगरी में रखा जाएगा। जैसे कि वो कितने बड़े बैंक हैं, राइट, कितने कॉम्प्लेक्स हैं उनके ऑपरेशंस वगैरह, यानी कि बैंक अलग अलग फील्ड पे काम करती है ना। जैसे बैंक के शेयर्स वगैरह भी होते हैं, राइट, बैंक लोन चलाती है, बैंक के ATMs होते हैं, अलग अलग ऑपरेशन जो करती है बैंक, राइट, इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड कराती है। तो ये सब चीजें देखी जाती है कि कितने कॉम्प्लेक्स उसके ऑपरेशन है, राइट। लैक ऑफ सब्सटीट्यूटेबिलिटी, इसका क्या मतलब हुआ कि उस बैंक का सब्सटीट्यूट
राइट, ऑल्टरनेटिव कोई और नहीं है, राइट। तो ये चीज देखा जाता है, इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द बैंक्स, कि किस प्रकार से वो बैंक आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इवन ऐसे बैंक फॉरेन कंट्रीज के बैंकों के साथ कैसे कनेक्टेड है, कैसे रिलेशन बना रहे हैं, वो देखा जाता है। राज्य की रिपोर्ट क्या है उस बैंक के ऊपर, वो देखी जाती है। तो ये सब कुछ फैक्टर्स देखने के बाद बैंक को डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक का दर्जा दिया जाता है, फाइनलाइज किया जाता है उस कैटेगरी में। और 2015 से आरबीआई जो है वो रिलीज कर रही है अपनी लिस्ट, जिसमें वो चेक करती है कि ये बैंक जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, और उसको 5 बकेट में जो है वो डालती है, यानी कि 5 कैटेगरी के बकेट में जो है वो रखती है। और उतना कुछ डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं, बैंकिंग सिस्टम के बारे में उतना आपको जानना नहीं है, सिर्फ आपको ये समझना है कि डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है क्या। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में अंडरस्टैंडिंग आपकी क्रिएट करी, दैट इज मोर देन सफिशिएंट इस टॉपिक के अंदर, राइट। इवन इसमें ये भी देखा जाता है कि वो बैंक कितनी बड़ी है, उसका एसेट साइज कितना बड़ा है। तो ये देखा जाता है कि अगर उसका एसेट साइज नेशनल जीडीपी के 2% से ज्यादा बड़ा है, तो पहली फुर्सत में उसको डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक की कैटेगरी में रख दिया जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा बैंक है ना ये। तो क्या रूल्स रेगुलेशंस जो है इन बैंकों को फॉलो करने रहते हैं, तो बैंकों को एक्चुअली मेंटेन करना पड़ता है हायर शेयर ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स, जो टीयर 1 इक्विटी में होता है। गाइज आपको पता होगा कि आपने बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, बैंकिंग के बारे में पढ़ा होगा, तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टूल्स के बारे में आपको पढ़ा होगा जो कि बैंकों के होते हैं, राइट। अब क्वालिटेटिव टूल्स जो होते हैं, जिसमें बैंक सरकार जो है वो बैंक के माध्यम से बहुत सारे वेलफेयर एक्टिविटीज कंडक्ट कराती है। जैसे बैंकों को सरकार कहती है कि आपको एग्रीकल्चर लोन इतना, मतलब आपके जो बैंक का साइज है उसका इतना परसेंट आपको एग्रीकल्चरल लोन में देना पड़ेगा, एजुकेशन में देना पड़ेगा, बिजनेस लोन के लिए देना पड़ेगा। तो वो गवर्नमेंट जो है वो उनको गाइड करती है। तो जो हाई रिस्क वाले जो वेटेड एसेट होते हैं, तो वो ऐसे बैंक ज्यादा फुलफिल करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा बैंक है ना, बहुत सारे लोग इस बैंक से सर्विसेज ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन बैंकों के माध्यम से जो है वो करवाती है, मतलब कि वेरियस वेलफेयर एक्टिविटीज कंडक्ट करवाती है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। इनको एडिशनल कॉमन इक्विटी टीयर 1 को जो है वो मेंटेन करना पड़ता है। 0.60% की अगर हम लोग बात करें रिस्क वेटेड एसेट की कैटेगरी में, हालांकि इतना डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं, वो सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। मेनली तो आपको DSIBs के बारे में समझना था, और मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। और आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि इस बैंक को प्रोटेक्ट करने की, क्योंकि ये बैंक अगर फेल हो जाएगा तो एसेंशियल सर्विसेज रुक जाएंगी, क्योंकि इस बैंक से सभी लोग कनेक्टेड है, काफी सारे कमर्शियल बिजनेसेस सभी कनेक्टेड। अगर रातों रात बैंक बंद हो जाएगा तो काफी सारे बिजनेसेस भी ठप पड़ जाएंगे, है ना। तो ये बड़ी चीज हो सकती है। तो टू बिग टू फेल का टैग जो है वो इसलिए दिया हुआ है क्योंकि अ, अगर कोई संकट का समय आता है, इकोनॉमी अगर स्लो डाउन में रहती है, तो बैंक सबसे ज्यादा ऐसे ही, मतलब गवर्नमेंट जो है वो सबसे ज्यादा ऐसे ही बैंकों की मदद करती है, हेल्प करती है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और ये बैंक जो होते हैं उनको कुछ एडवांटेजेस भी प्राप्त होता है, जैसे गवर्नमेंट की फंडिंग का। और ऐसे बैंक के लिए गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिसीज भी जो है वो सेटअप करती है, राइट, देखते हुए कि इकोनॉमी की हालत कैसी चल रही है उसके अकॉर्डिंग, राइट। तो ये सब चीजें हैं जिसके बारे में एक आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूं DSIBs का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा।